नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ने जा रहे हैं। क्लोजेज और फ्रेजेस है, उनका ऑलरेडी हम एक दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि पहले हमने फ्रेज पढ़ा था, फिर क्लोज एंड फ्रेज का मिक्स में पढ़ा था, जैसे मूविंग फैन पढ़ा था, जैसे ग्रोविंग कंट्री, ग्रोविंग प्लांट ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म से एजुकेटेड पर्सन पढ़ा था, सेलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ा था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने हुए एडजेक्टिव्स पढ़े थे। लास्ट हम अभी फ्रेज पढ़ रहे थे और फ्रेज के बारे में भी हम थोड़ा सा क्लोज पढ़े थे हम। जो क्लोज कौन से, जैसे नाउन क्लोज पढ़ा था। नाउन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट के अंदर आ सकता है नाउन क्लोज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ सकता है और कहाँ पे आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद में आ सकता है। फिर हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे, हम फ्रेजेस पढ़ रहे थे, जो फ्रेज पढ़ रहे थे और फ्रेज के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जान चुके थे। और आज हम कुछ जो क्लोजेस एंड फ्रेजेस से कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत बार यूज होती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कौन सी बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थिंग्स कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। एक नंबर पे क्या दे रखा है, क्योंकि ये थोड़ी टिप्स है, आपको इसमें थोड़ी सी आपको क्या मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर याद नहीं होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उसके सेंस से आप अनुमान लगा सकते हो। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ, वो भी किसके माध्यम से, सेंस के माध्यम से। पहला वाला दे रखा है कि एक्टिव, एडजेक्टिव, क्लोज। एक्टिव जानते हो, एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो भी सेंटेंस अगर बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस कैसा बन जाता है, पैसिव बन जाता है। इसका मतलब उसमें कौन सी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वो भी किसके बाद में, बी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन जब एक्टिव होता है तो उसमें बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव और पैसिव में वो ज्यादा कोई डिफरेंस करने की वो इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव पैसिव जब भी एग्जाम में आता है तो पैसिव का आपको एक ही ध्यान रखना है कि कहां पर बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अब देखिए जो एक्टिव, एडजेक्टिव, क्लोज का जब एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे, जो एक्टिव जो सेंटेंस एक्टिव है और उसमें अगर एडजेक्टिव क्लोज आ रहा है, उसको अगर एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करेंगे तो वो किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगा। अरे एक फैन विच इज मूविंग, उसको क्या किया था हमने, मूविंग फैन किया था कि नहीं किया था, वो किससे बनाया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाया था कि नहीं बनाया था। इसका मतलब कोई भी एक्टिव सेंटेंस जो एडजेक्टिव क्लोज है और वो अगर एक्टिव है तो उसका जब भी हम फ्रेज बनाएंगे तो आपको किससे बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाना है। जैसे ए ग्रोविंग प्लांट, अरे ए ग्रोविंग प्लांट बनाया था तो ए प्लांट विच इज ग्रोविंग था, क्लोज उसका क्या था, विच इज ग्रोविंग था। इसका मतलब एक्टिव है कि नहीं है सेंटेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा क्या होती है, एक्टिव होती है। तो इसका जब हमने फ्रेज बनाया तो ए ग्रोविंग प्लांट, ग्रोविंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा कि नहीं आ रहा, उसे बनाया था। तो बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी एक्टिव अगर एडजेक्टिव क्लोज अगर एक्टिव है, क्लोज तो जानते हो, क्लोज का अगर एडजेक्टिव फॉर्म अगर एक्टिव है तो उसका जब फ्रेज बनाएंगे तो भी वो भी किसमें बनेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगी। नेक्स्ट सेकंड लिखा आपके सामने पैसिव एडजेक्टिव क्लोज, मतलब जब अब पहले वाले में एक्टिव था, अब दूसरे वाले में क्या है, पैसिव है। जब इसका अपन एडजेक्टिव फ्रेज अगर बोले तो इसको फ्रेज में चेंज करना हो तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। अरे एन एजुकेटेड पर्सन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो ए पर्सन वो उसमें देखो पैसिव था, ए पर्सन हु वाज एजुकेटेड, हु इज एजुकेटेड इससे रिलेटेड था, हु इज एजुकेटेड, बताओ इज एजुकेटेड आया था उसके अंदर, इसके बाद ये बी फॉर्म, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी कि नहीं आई थी। तो अब इसमें डिफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें हम इसका जो फ्रेज बनाना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से नहीं बनता। वो जैसे हमने साधारण अपने रूल जो फॉलो किया था कि WH वर्ड और टेंस को डायरेक्ट हटाते हैं तो उसमें सिर्फ क्या बचती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। कहने का मतलब यही है कि जब भी सेंटेंस पैसिव रहेगा तो उसका जब फ्रेज बनेंगी तो वो किस में बनेगी, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर उसका यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से एजुकेटेड पर्सन, उसमें एजुकेटेड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरफ इशारा कर रही है। वहां पे हम एजुकेटिंग पर्सन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसमें बना हुआ, सेंटेंस कैसा था, उसका जो क्लोज था वो किसमें था, पैसिव में था। पैसिव में कैसे, ए कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड था, वो हु इज सिलेक्टेड, इसका मतलब बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव या पैसिव होती है, इसलिए इसका जो फ्रेज बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से।
थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्लोज बोले तो हैड या वर्ब, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर क्या हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर किसी क्लोज के अंदर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, या फिर हैज और हैव के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो, या फिर उसमें डायरेक्ट वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म का यूज हो, तो बताओ ये इसके लिए जब हम इसका जो क्लोज बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे? किससे बनाएंगे? फ्रेज इसका, इस क्लोज को फ्रेज में चेंज करने के लिए हैविंग के बाद में उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस तीनों को। पहले वाले में क्या था, जब अगर कोई क्लोज एक्टिव है, क्लोज कैसा है? एक्टिव है, तो उसका जो फ्रेज बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज जो बनेगा वो किससे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। सेकंड आपको ध्यान रखना है, अगर कोई क्लोज एडजेक्टिव क्लोज वो कैसा है? पैसिव है, तो उसका अगर फ्रेज बनाना है तो वो किससे? पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। जैसे हमने बनाया भी था, एक कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड, तो उसका जो फ्रेज बनेगा कौन सा बनेगा? ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। और एक थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड, या फिर हैज के साथ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन तीनों को मिला के अगर कोई एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है तो उसका फ्रेज बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पहले उसमें हैविंग रखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बताओ, हैव के बाद वर्ब की थर्ड आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है। तो ये तीनों को अच्छे से ध्यान रखना। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे आप मानो तो अपन इसका यूज भी करते आए हैं। अरे हमने मूविंग पेन पढ़ा था, उसके अंदर इसका यूज किया था कि नहीं किया था? फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ा था, तो उसमें हमने इसका यूज किया था कि नहीं किया था? और अब यहाँ पे है जो हैव से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ आपको मैं आगे करवाने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, आपके माइंड में एक क्लियरिटी हो जाएगी। एक तो सेंस के माध्यम से आप सीख रहे हो, एक आपको ये पता नहीं, यहाँ पे एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन यहाँ ये नहीं रहेगा कि मैं इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाऊं इसका क्लोज फ्रेज, या फिर इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से इसका फ्रेज बनाऊं। तो इस डिफरेंस को समझाने के लिए ही मैंने ये 2-3 जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो लिखवाई है। अच्छे से इनको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें आप वैसे ही सीखते जाओगे साथ साथ में, क्योंकि आप इनको रूल्स को अगर रखने के लिए बैठोगे तो आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए आप रख सकते हो याद। लेकिन इन्हीं से रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चंस 20-30 क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लेते हो तो उससे क्या होता है, वो क्वेश्चंस में क्या आपके माइंड में ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। देखिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके माइंड में थोड़ी सी और क्लियरिटी हो। और एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज और जो एडजेक्टिव फ्रेज है अपने ही सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए अपने सब्जेक्ट से कहा जाता है, पहले भी आ जाता है। बाकी मोस्टली एडजेक्टिव फ्रेज है वो जब उसका क्लोज बनता है तो किसके बाद आती है? अपने नाउन के बाद आता है, जो क्लोज इंसिडेंट बना के साथ में आता है। तो उसकी जो पोजीशन है उन पोजीशन पे ध्यान नहीं देना आपको, बस सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। पोजीशन से मतलब नहीं, उसका सेंस क्या निकल रहा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है, बाकी सब क्लियर होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, थोड़ा सा देखना, इस एग्जांपल को अच्छे से देखना। एक एग्जांपल आपके सामने, ए स्टूडेंट who has qualified the exam. अब इसमें a student who has qualified the exam, फिर दे रखा है give us a party। फिर दूसरा सेंटेंस आपको दे रखा है ए स्टूडेंट क्वालिफाइड द एग्जाम, और ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है। फिर देखो हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम, गिव अस ए। अभी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए आपके सामने एक क्लोज लिखा हुआ है जो किससे बना हुआ, अभी हमने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो हैज हैव वाला पढ़ा था, पहले तो बताइए, एक तो WH वर्ड और एक टेंस।
दोनों है कि नहीं है, तो बताओ ये क्लोज बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये इंट्रोगेटिव भी तो बन सकता है, लेकिन चेक कीजिए ये हैज है अपने सब्जेक्ट के कहाँ आया है? बाद में है। यहाँ सब्जेक्ट इसका स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ बैठा है, इसका क्लोज का सब्जेक्ट जो लोकल सब्जेक्ट कौन है? इसका हु, और ये क्या है? लोकल वर्ब। ये लोकल सब्जेक्ट है, ये क्या है? लोकल वर्ब है। और ये कौन सा है? ये फादर सब्जेक्ट है, और इसकी क्या है? ये मदर वर्ब कौन है? गिव है। यहाँ पे ये मदर वर्ब क्या है? गिव है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, पहली बात तो किससे बना हुआ क्लोज है? ये हैव, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी लिखवाया मैंने कि हैव या फिर हैज या फिर हैड के बाद में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, डायरेक्ट हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो आपका क्लोज बना हुआ होता है, या फिर डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म से? सेकंड फॉर्म से बना हुआ अगर कोई क्लोज होता है तो उसका फ्रेज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। हैविंग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें एक स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई कर चुका है। किसको क्वालिफाई कर चुका है? एग्जाम को। यहाँ पे देखिए हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आगे एक्शन कर रही है। किसको? किसके ऊपर एक्शन कर रही है? द एग्जाम के ऊपर। इसको क्या बना रही है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्वालिफाइड जो लोकल सब्जेक्ट, जो लोकल वर्ब है, जो किस पे एक्शन कर रही है? ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रही है। देखिए एक स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, एक विद्यार्थी जो एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है, वो हमें क्या देगा? गिव एस ए क्या देगा? पार्टी। जो स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है वो हमें क्या देगा? ये पार्टी देगा। अब जो क्वालिफाई किया है वही तो देगा। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? एक स्टूडेंट है, इसकी मदर वर्ब ये है, और ये यहाँ से हु हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। यहाँ तक क्या है बताओ तो सही? ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये क्लोज का यूज हुआ है, और क्लोज के अंदर देखिए WH वर्ड और टेंस दोनों आ रहा है। अब देखिए इसका जो पैसिव जो अपन इसका फ्रेज बनाते हैं उसमें दिक्कत आती है। अगर आपको ये नहीं पता कि हैज, हैव और हैड या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म से बना हुआ अगर कोई क्लोज होता है, अगर उसका पैसिव बना, उसका जो फ्रेज बनाना होता है तो उसमें किसका यूज करते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ए स्टूडेंट सब्जेक्ट, अरे फादर सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, और इसकी जो मदर वर्ब क्या है? ये है। अब देखिए इसको क्या चेंज किया। अब देखो ए स्टूडेंट के बाद आपको तुरंत दे रहा है हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम। ये सेंटेंस देखो यहाँ पे। अब आपको पता है ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ए स्टूडेंट गिव एस ए पार्टी। अगर आप ऐसे बोलो छो डायरेक्ट, ए स्टूडेंट गिव एस ए पार्टी, मतलब एक विद्यार्थी हमें क्या देगा? पार्टी देगा। ये पार्टी गिव एस ए पार्टी, एक विद्यार्थी जो हमको पार्टी देता। आप कौन से विद्यार्थी की बात कर रहे हो? आप उसकी विशेषता देने के लिए ये देखो ये एडजेक्टिव फ्रेज, और फ्रेज अपनी किसी जिसकी विशेषता बताता है उसी के तुरंत कहाँ आती है? बाद में आती है। ये क्लियर? अब देखिए हैविंग क्वालिफाइड क्यों आया? यहाँ पे तो WH वर्ड हटा दीजिए और टेंस हटा दीजिए, बचता क्या है? डायरेक्ट क्वालिफाइड ही बचता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है? हैज और हैव और हैड से बना हुआ कोई क्लोज या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म से बना हुआ कोई भी क्लोज जब अपना फ्रेज रूप देखता है तो किस में चेंज करता है? हैविंग क्वालिफाइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट क्वालिफाइड रखता हूँ तो उसमें एक तो डिफरेंस आपको, एक तो समस्या यहाँ पे ये होती है, हो सकता है ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने हवाई हैविंग क्वालिफाइड रखा तो इससे आपके माइंड में क्लियरिटी आ रही होगी अच्छे से कि ये किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट की बात कर रहा है, और ये परफेक्ट से बना हुआ क्या है? क्लोज है। और क्लोज का उसी क्लोज का क्या बनाया हमने? फ्रेज बनाया है। अब इसको देखिए अच्छे से। यहाँ पे ए स्टूडेंट सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे मदर वर्ब क्या है? गिव है। हमें पार्टी, ये सब किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, जो अपने इंसिडेंट नाउन का इंसिडेंट बनके तुरंत उसी के क्या आती है? पास में बाद में आ रही है। लेकिन मैंने एक बात फिर भी बताई, कभी कभार क्या होता है ये अपने ही नाउन को हाईलाइट करने के लिए इससे आगे भी आ सकता है। तो इस बात को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, पर बाकी मैक्सिमम 90% का आएगा अपने नाउन के तुरंत बाद आएगा। तो दोनों के बीच में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि इसी क्लोज का हमने जब फ्रेज बनाया तो एक रूल मैंने थर्ड लिखवाया था कि हैज, हैव, हैड या वर्ब की हैज, हैव, हैड और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म से अगर कोई क्लोज बना हुआ है तो उसका जब हम क्या बनाएंगे? फ्रेज बनाएंगे, तो उसमें किसमें चेंज करेंगे? हैविंग क्वालिफाइड, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमने इसमें चेंज किया। सिर्फ WH वर्ड को हटा दिया क्योंकि फ्रेज को अच्छा नहीं लगता WH वर्ड साथ में, और साथ में टेंस भी अच्छा नहीं लगता, दोनों को हटा दिया। बाकी बची कौन? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो बोली कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मेरे को क्या चाहिए?
वो हैविंग हमने साथ में दे दिया, और ये इससे आप क्या हो गया, क्लियरिटी हो गया कि ये कार्य टेंस कौन से में चल रहा है, परफेक्ट में चल रहा है, यहाँ पास्ट सिंपल नहीं है। अगर मैं हैविंग को हटाता हूँ तो ये क्वालिफाइड, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, करता था या कर चुका, इस दोनों में फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। करता था इसका मतलब वो एग्जाम पास करता था वो हमें पार्टी देगा, या फिर जिसको एग्जाम पास कर चुका वो हमें पार्टी देगा। जो हमें पार्टी कौन देगा, जो अभी अभी एग्जाम को क्या किया है, क्वालिफाई मतलब उसका जिसको इसमें सिलेक्शन हुआ इस वजह से वो हमें क्या देगा, पार्टी देगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने अब यहाँ पे पार्टी तो अच्छे से ले ली, क्योंकि अगर बंदे का सिलेक्शन हुआ तो आपको पार्टी मिलना जायज सी बात है, लेकिन इस पार्टी के चक्कर में आप ऐसे मत घूमते रहना कि सिर्फ ध्यान पार्टी पे है, जो सेंटेंस में मैं क्या समझा रहा हूँ उस पर ध्यान कम है। तो लेकिन जो ये सेंटेंसेज, क्योंकि आपको आगे जाके ये सेंटेंसेज आपको यूज भी करने हैं, अभी भी आप यूज कर सकते हो। किसी को आपको बताना कि आपको किसने पार्टी दी, तो वहां पे ये फ्रेज बताओ, फ्रेज और ये क्लोज काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता, बहुत अच्छे से आ सकता है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छे से सुधर सकता है। अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, स्लीपिंग इन द क्लास। इस सेंटेंस को आप देखो, थोड़ा कॉमन सेंस से देखना आप। स्लीपिंग इन द क्लास, यहाँ पे आपके पास में डेश है, यहाँ पे फिल करना है। ए ऑप्शन है आपके पास में, ए स्टूडेंट वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, और एक बी ऑप्शन है, द टीचर was scolded by the स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। वैसे तो आपके माइंड में अच्छे से क्लियरिटी हो गई कि सेंटेंस के भाव से ऐसा लग रहा है कि बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्यों, मैंने क्या दे दिया इसके साथ में, बाय द स्टूडेंट। लेकिन अब आप तो समझिए तो सही, होने को दोनों सेंस हो सकता है, दोनों सेंस, एक में टीचर है बाय द टीचर, एक दूसरे में क्या है, बाय द स्टूडेंट। लेकिन आप दोनों को अच्छे से समझिए। पहली बात तो स्लीपिंग इन द क्लास, ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए। अरे देखिए तो सही, इसको देखिए, वही बात मैं जो अभी बताया था। कभी कभार क्या होता है, जो फ्रेज है या क्लोज है, जो अपने ही सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कभी कभार सब्जेक्ट से कहा जाता है, ये पहले आ जाता है। अब अपने सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो बताइए मेरे को ये समझिए, ये स्लीपिंग इन द क्लास किसके लिए यूज किया गया है, पहले तो ये इसका सब्जेक्ट कौन होगा, स्टूडेंट या टीचर। तो इस क्वेश्चन को आगे देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि डाटा किसने, टीचर ने डाटा, और किसको डाटा है, स्टूडेंट ने। और ये जो फ्रेज है, जो एडजेक्टिव फ्रेज आपके सामने यूज हुई है, जो एडजेक्टिव फ्रेज किसके लिए आई है, इसका नाउन कौन है, इसी नाउन के लिए आया। अब इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ए स्टूडेंट स्लीपिंग इन द क्लास वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। रियल में क्या होता है, इस फ्रेज का ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इस स्टूडेंट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देने के लिए, कभी कभार इसका जो फ्रेज है वो यहाँ से उठ के कहा जाता है, या सब्जेक्ट की पोजीशन से भी पहले आ जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। आधे तो ऐसे इसको ये देखते रहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो जिरंड है, ये तो क्या है, जिरंड है, और ये सब्जेक्ट की जगह बैठा है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन उसको ये नहीं पता, फिर आगे जाके जाएगा तो ये स्टूडेंट फिर सब्जेक्ट आ गया, ये किसके लिए आया है, ये तो बताइए। तो उसको ये बताना जरूरी है यहाँ पे कि जो ये स्लीपिंग इन द क्लास, यहाँ पे स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूविंग पेन, चलता हुआ पंखा, तो स्लीपिंग इन द क्लास, सोता हुआ बच्चा, तो सोता हुआ बच्चा था, तो बच्चा कौन था, ये स्टूडेंट था। किसी का कहां सो रहा था, इन द क्लास में सोते हुए बच्चे को टीचर ने क्या किया, डांटा, स्कॉल्ड किया। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को डांटा है या टीचर को डांटा है, पहले तो ये बताइए मेरे को, टीचर ने स्टूडेंट को डांटा है, इसीलिए टीचर ने। अब देखो यहाँ पे मैच क्या करना था, इस फ्रेज का एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखना था। अब एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ, इससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डाटा की शो कौन रहा था, स्टूडेंट, तो टीचर की तरफ तो बढ़ने का सेंस नहीं है। ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन रॉन्ग। ये टाइम का आपको कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका ये टाइम बचाने वाले भी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में कोई प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से सीख पाओ, इसीलिए ये इतनी मेहनत की जा रही है। आप बस
थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन है उसको ठीक रखिए और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उससे आपके माइंड में क्या होगी, अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक आपके सामने एक सेंटेंस है, बीइंग एन ऑफिसर। अब डेस इसके सामने आपके सामने है। ए ऑप्शन है employees should respect him, और दूसरा आपके सामने बी ऑप्शन है कि he should be respected by the employees। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको पता तो चल रहा होगा वैसे तो बीइंग एन ऑफिसर जो फ्रेज है वो अपने नाउन जो सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए कहाँ आ रहा है, उससे पहले आ रहा है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ ग्रेड नहीं है। बीइंग एन ऑफिसर का मतलब यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि ये बी फॉर्म के बाद नहीं बैठा, और अगर कंटिन्यूअस होता तो ये किसका सेंस देता, रहा रही का सेंस देता। तो है क्या एडजेक्टिव फ्रेज, और किसका सेंस देगी, होते हुए, हुआ, हुई या वाला वाले का सेंस देता है। तो बीइंग एन ऑफिसर होते हुए, ऑफिसर होते हुए, इसका मतलब यहाँ पे रेस्पेक्ट ऑफिसर को किया जाएगा या एम्प्लॉय को, यहाँ पे ऑफिसर को रेस्पेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा। एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज बोलते हैं। तो इसके अंदर एक ऑफिसर है, तो यहाँ पे मेरे को ये बताइए, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉइज और ही को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए एम्प्लॉइज को, तो इसका सब्जेक्ट कौन है ये बताइए मेरे को, एम्प्लॉय या ही। इसको ध्यान से रखिए, ही किसके लिए है, इसके लिए, ये ऑफिसर के लिए ही का यूज हुआ है, इसलिए ही वाला सही हो जाएगा और एम्प्लॉय वाला क्या हो जाएगा, गलत। इसमें देखो पहले वाले का सेंस क्या हो जाता है, पहले वाले में उसका ऑफिसर होते हुए एम्प्लॉइज को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, जबकि कहना क्या चाह रहा था कि वो खुद ऑफिसर है। तो नॉर्मल सेंस में क्या होता है, ऑफिसर को जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बीइंग एन ऑफिसर होते हुए, ही शुड बी, देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड या मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट के साथ में क्या है, बी फॉर्म, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ सकती है कि नहीं आ सकती। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, पैसिव, और पैसिव भी कोई सेंटेंस होता है तो किस पे एक्शन करती है वो बताओ, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे। कब, जब वो बी के बाद आती है। प्रीपोजिशन ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए कहीं पे भी आप चले जाइए, ये अपना जो एप्स है वो काम करने ही वाला है। अब देखो बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहाँ से आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट किसको किया जाना है, बताइए तो ही को रेस्पेक्ट किया जाना है, क्योंकि बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन कर रही है, सब्जेक्ट पे एक्शन करी। तो ही शुड बी, शुड चाहिए का सेंस देता है, ही शुड बी रेस्पेक्टेड बाय द एम्प्लॉइज के द्वारा रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए किसकी, ही। और इसकी रिस्पेक्ट क्यों करे, क्योंकि वो क्या है, बीइंग एन ऑफिसर, एक ऑफिसर होते हुए। तो हमने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आज जो क्लोजेज एंड फ्रेजेज है उसके कुछ स्पेशल पैटर्न्स को हमने जाना। पहला तो हमने देखा था कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स रहेगा, जब एक्टिव क्लोज रहता है तो उसका जब हम फ्रेज बनाते हैं तो उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के अंदर बनाएंगे, जो माने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनेगा। सेकंड बात हमने जानी, जब ये अगर यही क्लोज पास्ट पार्टिसिपल्स की बात करता है, या बोले तो हैज, हैव और हैड के मामले में अगर बात कर रहा है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म से अगर वो बात कर रहा है, तो उसका जब भी, मैं इसमें ध्यान रखने वाले ऊपर के दो में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो थर्ड है इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका जो फ्रेज बनता है वो अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले किसका यूज करता है, बताइए तो सही, हैविंग का यूज करता है। हैविंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो किसके साथ में यूज होगा, हैज, हैव, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, और एक
एक डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी उसमें। बाकी तो हम पैसिव, जो पैसिव एडजेक्टिव क्लोज होता है उसके अंदर डायरेक्ट अगर अपन टेंस और सब्जेक्ट और टेंस को अगर WH वर्ड और टेंस को हटा देते हैं तो उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म बचती है अकेली, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही है और हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर क्या बना देती है, उसके साथ में अगर अपन फ्रेज बनाएंगे उस क्लोज का, उस एडजेक्टिव क्लोज का अगर फ्रेज बनाना है तो उससे पहले किसका यूज करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और बस थोड़ी सी मेहनत आप अगर खुद से और कर लोगे, आपको करना क्या है, देखो आप पढ़ तो बहुत जगह से सकते हो, लेकिन जो मेन स्ट्रैटेजी जो एग्जाम क्लियर करने की वो ये है कि आपको पढ़ने के साथ साथ में इसमें जितने भी क्वेश्चन इसके साथ में बन सकते हैं वो आपको खुद को बनाना है। ऐसे नहीं कि आप रूल्स लेके बैठे हो और उन रूल्स के सहारे बस लगे हुए हो और उनको रटते जा रहे हो, तो एग्जाम में सब बराबर होने वाला है। तो ये तो कोई फिक्स है नहीं कि जाते ही आपको यही रूल आपको वहां मिलने वाला है, तो कहीं पैसेज में अंदर यूज होगा, कहीं क्लोज टेस्ट के अंदर यूज होगा और कहीं कहीं हो सकता है डायरेक्ट सेंटेंस भी इनका आए। तो डायरेक्ट सेंटेंस में तो वो रूल आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, लेकिन पैसेज और क्लोज टेस्ट के अंदर आप उस स्टोरी के अंदर फंस जाओगे तो उसके बाद उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसे 20 से 30 या 50 सेंटेंसेज आप अगर मन से बना के उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी नैया पार है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और मन लगा के और दिल लगा के मेहनत कीजिए, आपका जरूर भला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि आपको इसका जो बेल आइकन है वो ऑन करके रखना है जिससे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।